नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अवंतिका सक्सेना। भारत सरकार ने अपना अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। रिसेंटली न्यूज के प्रधान संपादक धनंजय कुमार वाजपेयी जी ने अर्थशास्त्रियों से बजट पर उनका दृष्टिकोण जाना। हमारे साथ रानी त्रिपाठी जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं और एक डिग्री कॉलेज की प्राचार्य भी रही हैं। विदुषी महिला हैं, काफ़ी ज्ञान रखती हैं। सामाजिक आर्थिक जो परिवेश है देश का उस पर काफ़ी चिंतन करती हैं और अपने विचार भी रखती रहती हैं। तो रानी त्रिपाठी जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं कि जो बजट आया है भारत सरकार का, तो ये आपके दृष्टिकोण से कैसा है? इसका आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्न मध्यम वर्ग के लिए किस प्रकार से जनहितकारी है अथवा केवल सिर्फ चुनावी ये बजट है? अर्थशास्त्र की विद्यार्थी होते हुए मैंने बजट का अध्ययन किया है गंभीरता से और ये पाया है कि ये शॉर्ट टर्म बजट है, जो अंतरिम बजट है, चुनाव का वर्ष है। इसलिए इस बजट में हमारी वित्त मंत्री ने कोशिश की है कि सभी वर्गों को का हित हो सके। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अधिकांश कहा करते हैं, गरीब, महिला, किसान, युवा, ये 4 वर्ग हैं। अगर इनकी प्रोग्रेस कर दी जाए तो देश जो है हमारा प्रोग्रेस कर सकता है। अंतरिम बजट 6 महीने का है, जब जुलाई में नया बजट बनेगा। फिर भी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सन 47 तक 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, इस बजट के इसको बेस बताया है कि इसके आधार पर। तो ये बहुत बड़ी एक उम्मीद की गई है। अब ये सन 47 में भविष्य बताएगा कि क्या हो पाएगा। वर्तमान में तो ये लगता है कि 3 माह के समय में जो बचेगा उसमें कितना इस बजट में जो जो आशाएं की गई हैं वो पूर्ति हो सकती है। लेकिन फिर भी चुनाव का वर्ष होते हुए लोक लुभावन बजट होना चाहिए था, उस तरह का कोई लोक लुभावन बजट नहीं है। नौकर पेशा वर्ग को उम्मीद थी और भी आय करदाता उन सबको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ स्लैब बढ़ाया जाएगा कर छूट का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी एक कोशिश की गई कि करदाताओं को, जो पुराने करदाता हैं, जो 2011 तक जिनको नोटिस भेजे गए थे और जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसमें निपटारा नहीं हुआ है, उनको माफ़ कर दिया गया है। और ऐसे 1 करोड़ लोग हैं, राशि उसका नहीं पता है कि कितनी है, लेकिन फिर भी कुछ देने की कोशिश की गई है। महिलाओं के लिए इन्होंने रखा है कि 1 करोड़ महिलाएं 1 लखपति हो चुकी हैं अब तक, और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति किए जाने का प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन अगर ऐसा कर लेती है तो हम समझते हैं, सरकार ऐसा कर लेती है तो समझेंगे कि जादुई छड़ी जो है घुमाई गई है कि इतने कम समय में इतनी महिलाओं को लखपति और बना दिया जाएगा, यानी उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। एक बहुत अच्छी जो स्कीम आई है सोलर प्लांट की, कि बिजली जो है लोगों को फ्री मिल जाए, जिसमें सरकार मदद करेगी, अनुदान देगी। ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लगता कि वोट के लालच के लिए कोई इसमें स्कीम रखी गई हो। जहाँ तक खाद्यान्न का प्रश्न है, तो खाद्यान्न तो 86 करोड़ लोगों को अभी दिया जा रहा है और वो अच्छी स्कीम है, देना भी चाहिए। देश में लोग बहुत गरीब हैं, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो उसको देखते हुए ये स्कीम अच्छी है कि जो लोग गरीब तबका है, कमा पा रहा है, केवल एक खाद्यान्न मिलने से उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, उसे और कामों के लिए भी पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए अगर कुछ ये हेल्प मिल जाती है तो दूसरे कामों के लिए पैसा बच जाता है। तो इस तरह से प्रयास तो अच्छा है, लेकिन उनको कितना उसको छू पाते हैं, कितना पूरा कर पाते हैं, महत्वपूर्ण बात ये है। बजट जो है 47.66 लाख करोड़ का बनाया गया है। इसमें से सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति है वो 30.80 लाख करोड़
प्राप्त होगी। बाद बाकी ये विभिन्न क्षेत्रों से कैसे पूरा करेंगे, ये इसका कोई अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं समझ में आता है, और कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये खर्च हो जाता है 47.66 लाख करोड़ तब तो है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जो है अच्छा खासा है, और ये घाटे का ही बजट है, क्योंकि पहले जो घाटा रहा है 5.1 का चल रहा है घाटे का बजट डेफिसिट का। अब उसको कम लाने के लिए इन्होंने 4.5 रखा है लक्ष्य कि हम इतना लाएंगे, लेकिन अब जुलाई में जो बजट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इस बजट में जो जो उम्मीदें दगाई गई हैं, जो जो योजनाएं रखी गई हैं, कितना उसमें ये पूरा कर पाए हैं। लेकिन फिर भी कुल मिला के बजट इतने कम समय के लिए इतनी योजनाएं और चीज़ें दी गई हैं, वो सराहनीय तो है ही कम से कम। ये बताएं कि जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया जा रहा है कि काफ़ी प्रगति पे है और भविष्य में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की मानी जाएगी भारत की, तो क्या आज जो ये बजट है इसका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, और आपको भविष्य में क्या उम्मीद लग रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति में होगी या डाउनफॉल में जाएगी? अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में नहीं जाएगी, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बजट में जो व्यवस्था की गई है 4 तबकों के लिए, गरीब, किसान, महिला, युवा, कि इनकी तरफ इनका धन का फ्लो होगा, सरकार इनको पैसा देगी, किसी भी माध्यम से दे, तमाम योजनाएं इनके माध्यम से। तो जब मनी फ्लो जब होगा इस बहुत बड़े तबके की तरफ, तो यही उपभोक्ता भी है। एक गरीब आदमी, उसके हाथ में पैसा होगा तो वो खर्च करेगा तो वो मांग करेगा तो फिर उत्पादन और बढ़ाया जाएगा, होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से ये बजट आशावादी है और इससे लाभ मिलेगा। अर्थव्यवस्था पीछे नहीं जाएगी बल्कि आगे जाएगी, पर ये सब डिपेंड उसके ऊपर करेगा कि जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं सरकार की ओर से, बजटिंग की गई है, कि उसका पालन कैसे होता है, क्रियान्वयन कैसे होता है, सही व्यक्ति तक पैसा पहुंचे और फिर उसका उपयोग सही काम में हो, जिस काम के लिए पैसा आवंटित किया गया है। तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा हमारा युवा वर्ग है, इतनी महिलाएं हैं, अगर इनको काम मिलता है तो निश्चित रूप से इनकी डिमांड बढ़ेगी। काम किसी को मिलता है तो उसका पास पैसा आता है तो वो खर्च करता है तो डिमांड करेगा ना, मांग करेगा, कहीं जाएगा, और जब जाएगा मांग करेगा, जिस चीज़ की मांग होती है उसी का फिर उत्पादन भी बढ़ जाता है, और उत्पादन बढ़ता है तो फिर लोगों को काम मिलता है, फिर काम मिलता है तो फिर उसके बाद में जो है पैसा आता है, खर्च करता है, तो मांग बढ़ती जाती है। मांग बढ़ने से लोगों का रोजगार बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था नेचुरली आगे बढ़ेगी और भारत का भविष्य उज्जवल है। अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है ग्रो कर रही है इस समय और आगे तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जो 47 तक उम्मीद की गई है वो थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा है, कि हमें लक्ष्य कम रखना चाहिए कि हम 10 वर्ष में ये करेंगे। बस ये थोड़ी निराशाजनक बात लगती है कि एकदम 2047 में विकसित राष्ट्र बन पाएगा, ये लंबा पीरियड है, इतना अब नहीं लगना चाहिए। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ चुकी है तो अब ये पीरियड कम होना चाहिए। लक्ष्य 10 वर्ष में विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ये रखना चाहिए और उसी ढंग से प्रयास करना चाहिए। तो ये आकलन है और आकलन हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है और निश्चित रूप से सरकार के हाथ लंबे हैं, जानकारियां ज़्यादा है, डाटा उनके पास ज़्यादा होता है, देश भर का, विदेश का, सब उनके पास सूचनाएं रहती हैं और उसी के आधार पर वो अपनी घोषणा करते हैं, अपनी गारंटीज देते हैं। तो अब ये सन 47 में विकसित अर्थव्यवस्था होगी तो ये गारंटी लग रहा है कि पूरी कब हो पाएगी, 47 तक हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये प्रश्न जो है भविष्य के ऊपर ही छोड़ा जा सकता है। भारत सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट किस प्रकार से जनहितकारी है, कितना गरीब वर्ग के लिए लाभदायक है और अर्थशास्त्री के निगाहों में इस बजट का क्या उपयोग है, किस प्रकार से इस बजट से जनहितकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। हमारे साथ आज डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं जो कि
एसएस कॉलेज के वाणिज्य संकाय के विभागाध्यक्ष हैं और इस संस्थान के वाइस प्रिंसिपल भी हैं। तो अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस विषय पर बात करने का अवसर दिया। जहाँ तक बजट का सवाल है तो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक राजनीतिक बजट नहीं है, क्योंकि सामान्यतः जब चुनाव ड्यू होते हैं तो सरकारों के द्वारा ऐसे बजट निकाले जाते हैं जो जनता को लुभाएं। उसमें ऐसे ऐसे वायदे करे जाते हैं जो पूरे भी नहीं हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि आयकर में छूट मिलना चाहिए। लेकिन इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक लोक लुभावन बजट नहीं है या एक राजनीति से प्रेरित बजट नहीं है। इसके अंदर आयकर स्लैब को लेकर, आयकर की दरों को लेकर कोई भी वायदा जनता से नहीं किया गया है, और मुझको लगता है होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आयकर वही लोग देते हैं जो आय अर्जित करते हैं। आय व्यक्ति अर्जित करता है शासन की सुरक्षा और संरक्षा में, इसलिए अपने आय का एक भाग सरकार के कामों के लिए, देश के कामों के लिए देना भी चाहिए। और यदि आयकर की दरों को नहीं बढ़ाया गया है तो ये भी एक प्रकार की राहत है। आयकर राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और उस आय को सरकार प्राप्त करने वाली जनता के कल्याण पर ही खर्च करती है। तो बजट का एक अच्छा हिस्सा ये है कि आयकर में अगर कमी करते तो हम कहीं ना कहीं लोक व्ययों में या जनता पे खर्च करने वाले खर्चों में कटौती करते, इसलिए वो एक अच्छा पक्ष है। पूरा बजट कुल मिलाकर 4 पक्षों पर केंद्रित है जो भारत के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। किसी भी देश के लिए युवा शक्ति महत्वपूर्ण होती है, तो युवाओं के विकास पर यह बजट समर्पित है। महिला शक्ति के विकास को समर्पित है। हमारी आधे से अधिक आबादी किसान है तो किसानों को समर्पित है, और गरीबों के लिए समर्पित है। इन 4 चीज़ों को बजट के अंदर ध्यान में रखा गया है। जैसे युवाओं के लिए अगर अनुसंधान के क्षेत्र में वो जाते हैं, अपने उद्यम स्थापित करते हैं, तो उनको 50 वर्ष तक के लिए बिना ब्याज के ऋण देने की सुविधा बजट में देने की बात कही गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि 50 वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए हम बिना ब्याज का ऋण दें, इसलिए कि लोग अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें और कमा के उसे वापस कर सकें। इससे स्वरोजगार प्रेरित होगा, अनुसंधान भी प्रेरित होगा, और हमारे जो युवा नौकरी मांगते हैं वो नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने की स्थिति में आ जाएंगे। किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि को बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक सोलर ऊर्जा की जो बात की गई है, तो उससे जो बिजली के खर्चे हैं वो कटौती होगी। हमारे जो राज्य के व्यय हैं वो भी कम होंगे, और लोगों को एक प्रकार से निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। बजट में कहा गया है कि 1 करोड़ परिवारों को हम 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दे सकते हैं अगर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार की योजना उसके अंदर जो लागू की गई है, ये जन कल्याणकारी योजना है, गरीबों के लिए योजना है। से निम्न और मध्यम वर्ग किस प्रकार से लाभान्वित होंगे? देखिए, जो निम्न वर्ग है वो तो गरीब वर्ग में शामिल है, निम्न वर्ग किसान वर्ग में भी शामिल है। अगर महिलाओं के लिए शक्ति की बात करते हैं तो गरीब महिलाएं भी उसके अंदर शामिल हैं। गरीब महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा करोड़पति बनाने की, लखपति बनाने की योजना है। लखपति बहना के नाम से बात की गई है बजट के अंदर कि स्वयं सहायता समूह महिला बनाएंगी, और उन समूहों को सरकार निःशुल्क ब्याज पर पैसा उधार देगी या न्यूनतम ब्याज पर पैसा उधार देगी, और उन्हें रोजगार करने के लिए समुचित साधन भी प्रदान करेगी। जिसके अंदर लक्ष्य यह है कि हर बहन हमारी जो है कम से कम लखपति हो जाए, यानी उसकी पर्याप्त इनकम होने लगे। तो गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए योजना है। ऐसे किसान भी गरीब होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी जो फसल है वो मानसून के साथ भी जुआ है, पशुओं के साथ भी जुआ है। तो उन किसानों के लिए भी उन्होंने फसल बीमा योजना को और बढ़ाया है। पहले फसल बीमा योजना लागू थी, उसका दायरा और ज़्यादा बढ़ाया है। उसके अंदर उसकी पहुंच यानी उसकी जो लेवल ऊंचाई है उसको बढ़ाया है, ताकि किसान पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो सके। और किसानों के बिजली व्यय को कम करने के लिए सोलर ऊर्जा की बात की है। किसानों को जो किसान सम्मान निधि दे रहे थे उसकी धनराशि को बढ़ाया है। तो इस तरह से वो गरीब किसान भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होगा। आपने जो बताया है कि लगभग सभी बातें बताई जो कि काफ़ी देखा जाए तो एक मिठाई के समान है। तो ये बताइए, कड़वा क्या है? देखिए, कड़वा का जहाँ तक सवाल है वो हमारा अपना दृष्टिकोण होता है। हम किसी भी चीज़ में नेगेटिव देख सकते हैं और किसी चीज़ में पॉजिटिव देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग कर चुकाते हैं, जैसे व्यवसायी हैं जीएसटी चुकाते हैं, और जो वेतनभोगी वर्ग है वो आयकर चुकाता है।
तो ज़्यादातर लोग उम्मीद ये करते हैं साहब जब बजट आएगा तो हमारे कर की दर में कोई छूट मिलेगी, हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाएगी या कर की दरें कुछ जो है रिलैक्स हो जाएंगी। तो ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष देखता हूँ कि अगर कर की दरों को नहीं बढ़ाया गया तो ये भी एक राहत है, क्योंकि सरकार कर की दर को बढ़ा के अपनी आय को बढ़ा सकती है, लेकिन उसने ना तो स्लैब को चेंज करा ना दरों को बढ़ाया है। हाँ, जहाँ तक जीएसटी का सवाल है तो जीएसटी को लेकर हम लोग अभी एक नए देश हैं। एक तरह से अभी भी जीएसटी हमारे यहाँ पूरी तरह से विकसित रूप में नहीं आ पाया है, उसमें परिवर्तन लगातार हो रहे हैं और परिवर्तनों की आवश्यकता भी है। जैसे दरों में समानता, दरों में स्थिरता ये होनी चाहिए, और मशीनरी आदि पे जीएसटी ज़्यादा है, उसको घटाने की उम्मीद थी, वो उन्होंने नहीं घटाया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसको वो घटाएं, क्योंकि औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पे सरकार थोड़ा गंभीर है। ये बताइए कि 100 में कितने नंबर आप इस बजट को दे रहे हैं? देखिए 100 में मैं समझता हूँ 97% नंबर हम लोग इसमें दे सकते हैं, क्योंकि 2-3% हिस्सा वही बचा है जिसको कि हम ये कहते हैं कि वो अपनी स्वार्थ को ध्यान में रख के चाहता है। जैसे अगर मैं एक वेतनभोगी हूँ, मैं चाहता हूँ इनकम टैक्स कम हो जाए, तो उसमें मेरा अपना हित है। तो इस प्रकार के हितों को ध्यान में रख के जो लोग सोचते हैं उनको बजट में शायद कुछ दिखाई ना देता हो, अदरवाइज बजट देश की दृष्टि से विकासकारी है और देश के लिए हितकारी है। ये डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी हैं, जिनके हिसाब से कि ये बजट जो है लोकहितकारी है, जनहितकारी है, और 100 में 97% नंबर ये इस बजट को दे रहे हैं।